सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए फटाफट लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्ज़ाम। तो पहले तो आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम दीजिए। और इस यूनिट में हम कवर कर रहे हैं लेखांकन की आधारभूत सिद्धांत और उसके परिचय को। पहला क्वेश्चन है, लेखांकन को प्राय व्यवसाय की कहा जाता है। तो लेखांकन को व्यवसाय की क्या कहते हैं भैया? हिंदी भाषा जोड़ या जड़? तो लेखांकन को कहते हैं भाषा। ठीक है, ये व्यवसाय की भाषा कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का आधार माना गया है। बेसिक, काल्पनिक, सैद्धांतिक या सभी? तो ये लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो सैद्धांतिक होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है साथियों। तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, लेखांकन सिद्धांतों के विभिन्न नाम हैं। ए परिवर्तनीय सिद्धांत, स्वयं सिद्ध सिद्धांत या परिपाटी या इनमें से सभी? ये तो सभी हैं साथियों। लेखांकन सिद्धांत के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, GAAP, गैप, जनरल अकाउंटिंग। ठीक है साथियों, इसका आंसर गैप है। अब गैप का पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ। गैप का पूरा नाम क्या है, देखिए यहाँ पर। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पावर, नहीं भाई। जेंटल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नो भाई। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसकी फुल फॉर्म है। ये आपके लिए कल एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति है? ए सभी जगह मान्य नहीं, सत्यापित करने का अभाव, मनुष्य द्वारा बनाया गया या उपयुक्त सभी? तो लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति जो है, ये उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें साथियों। सातवां क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं होती हैं? यह सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित है, जी हाँ। तीन मापदंडों को पूरा करना है। सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर और इनमें से सभी? तो ये भी सभी आंसर रहेगा इसमें। आठवां क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांत की विशेषता में तीन मापदंडों को पूरा करता है। दिए गए विकल्पों में कौन सही है? उपयोगिता, व्यवहारिकता, उद्देश्यपूर्णता या सभी? तो ये तीनों सभी इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों। अब आगे चल रहे हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पर। तो नाइन्थ क्वेश्चन में दिखा रहे हैं क्या, मुद्रा से अभिप्राय देश की प्रचलित से है। तो मुद्रा से अभिप्राय क्या है? देश की कैसी भार बाधा करेंसी। तो मुद्रा जो है देश की करेंसी होती है साथियों। आगे क्वेश्चन आया है 10वां, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस होता है। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस क्या होता है? संपत्ति बराबर पूंजी प्लस आंतरिक देनदारियां, बाह्य देनदारियां, वसीयत या सभी? तो बाह्य देनदारियां जो होती हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी संपत्ति आ जाती है साथियों। लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत शामिल है। लेखांकन परंपराओं के अंतर्गत सारता की प्रवाह प्रथा, उद्योग प्रथा, A and B दोनों? तो A and B दोनों। कोहलर ने कितने प्रकार की प्रथा का वर्णन किया है? कोहलर ने 3 प्रकार की प्रथाओं का वर्णन किया है, जिसमें ये नाम भी लिखे गए हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और थर्ड डायमेंशन कंसिस्टेंसी। 13वां क्वेश्चन है, सारता यानी कि जो सार का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, कंक्लूजन। सारता की प्रथा में सार तत्व से क्या अर्थ है? महत्वपूर्णता, हीनता, जिम्मेदारी या प्रकटीकरण? तो महत्वपूर्णता। 14वां क्वेश्चन है, लेखांकन नीतियों के चयन में ध्यान देने योग्य तथा शामिल होते हैं। प्रारूप पर सारत्व, रूढ़िवादिता, सारता, उपयुक्त सभी? तो ये सभी है इसका आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, उपलेखांकन समीकरण लेखांकन की किस अवधारणा पर आधारित होती है? तो ये द्विपक्षीय अवधारणा है साथियों। इसका आंसर तो आप आराम से याद रख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, शब्दकोश में समीकरण का अर्थ क्या होता है? एक विवरण की 2 वस्तुएं सामान्य या बराबर, 2 विवरण की 6 वस्तुएं सामान्य या बराबर, जोड़ने की विधि है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका है पहला आंसर, एक विवरण की 2 वस्तुएं सामान्य या बराबर। 17वां क्वेश्चन है, किसी भी लेन देन को पहली बार जिस पुस्तक या बही में लिखा जाता है उसे कहते हैं? प्रारंभिक अभिलेख की पुस्तक, अंतिम अभिलेख की पुस्तक, नकद पुस्तक या इनमें से सभी? तो ये प्राइमरी बुक्स होती हैं। ठीक है साथियों, A नंबर पर इसका आंसर लगेगा। 18वां क्वेश्चन है, किसने कहा रोजनामचा वह पुस्तक है जिसका प्रयोग व्यवहारों को इस रूप में छांटने या वर्गीकृत करने से किया जाता है जिससे बाद में उसकी खतौनी की जा सके? अखिलेश, कोहलर, क्रॉपर या अगिनोडर? तो एक क्रॉपर का है। ठीक है साथियों। जर्नल की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? पहला है, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेन देन होते ही सबसे पहले लिखा जाता है। फिर है, यह खाता वही के लिए आधार प्रस्तुत करता है। और तीसरा है, प्रत्येक लेन देन को 2 भागों में बांटा जाता है। तो ये सभी इसका आंसर होंगे।
रोज नामचा में कितने खाने होते हैं? रोज नामचा को अंग्रेजी में जर्नल कहते हैं और जर्नल में 5 लाइन होती है। पहली डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एक लेजर फोलियो यानी कि एलएफ का, फिर 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं डेबिट क्रेडिट वाले। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खातों के नाम के साथ अकाउंट और अकाउंट शब्द लिखा जाता है? नहीं, हाँ या दोनों हो सकते हैं। तो भैया जो व्यक्तिगत खाते हैं उनके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, जनरलाइजिंग की प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो जनरलाइजिंग की प्रक्रिया को 3, 6, 9, 12 कितने भागों में बांटते हैं? इसको 6 भागों में बांटा जाता है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किस खाता से करते हैं? यानी कि रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। तो ये होता है साथियों पर्सनल अकाउंट में। रोज नामचा के उप विभाजन में कितनी सहायक पुस्तकें होती है? सब्सिडरी बुक्स की संख्या कितनी होती है साथियों? 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जिसमें परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारी बुक्स इसमें अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सहायक पुस्तकों के अंतर्गत शामिल है? क्रय बही, विक्रय बही, बिल बही या इनमें से सभी? तो ये सभी आएंगे इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 26वां, यदि आर्थिक स्थिति में भवन को उसकी लागत के बजाय बाजार कीमत पर दिखा दिया जाए तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होगा? लागत अवधारणा का, समानता की परिपाटी का, या मुद्रा मूल्यांकन अवधारणा का, या सतर्कता का? तो ये लागत का, कॉस्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर इस जो है ये इफेक्ट करेगी। 27वां क्वेश्चन है, संभाव्य दायित्व यानी जो कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटीज होती हैं को आर्थिक चिट्ठे में टिप्पणी के रूप में दिखाने की नीति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? सतर्कता की परंपरा पर, प्रकटीकरण की परंपरा पर, लागत परंपरा पर, या समानता की? तो ये प्रकटीकरण की जो डिस्क्लोजर होता है उसकी परंपरा पर आधारित होती है। 28वां क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देन के लिखने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते ही हैं, इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं या इकहरी लेखा प्रणाली कहते हैं, भारतीय लेखांकन प्रणाली कहते हैं, दोहरा खाता लेखा प्रणाली कहते हैं। तो इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है साथियों। 29वां क्वेश्चन है, सतत व्यवसाय अवधारणा यानी कि जो कॉन्टिन्यूस जो इसका एक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार व्यावसायिक इकाई चालू रहेगी अनिश्चित काल तक, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से। तो अनिश्चित काल तक एक व्यवसायिक इकाई चालू रहती है जब तक आप उसको नियम के अनुसार बंद न करें। ठीक है साथियों, आगे आते हैं 30वें क्वेश्चन पर, लेखांकन सिद्धांत आधारित है व्यवहारिकता पर, विषयपरकता पर, या यह सभी? तो यह सभी। 31वां क्वेश्चन है, लेखांकन के दोहरा पहलू धारणा के अनुसार सत्य है विक्रय प्लस दायित्व इक्वस टू संपत्ति, संपत्ति प्लस पूंजी इक्वस टू दायित्व, संपत्ति माइनस दायित्व इक्वस टू विक्रय, या पूंजी प्लस दायित्व इक्वस टू संपत्ति? तो इसका चौथा जो विकल्प है वो सही रहेगा। 32वां क्वेश्चन है, लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं दायित्व, पूंजी, विक्रय, या सभी? तो एक बार फिर करते हैं, लेखांकन में दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं दायित्व, पूंजी, विक्रय, या इनमें से सभी? तो पूंजी, दोहरा लेखांकन में पूंजी दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं। संदिग्ध दायित्व को के बाहर दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के, ट्रेडिंग अकाउंट के, बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट के बाहर इनको दिखा दिया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, को स्वामी से पृथक माना जाता है? बिजनेस को, कस्टमर को, ओनर को, या प्रॉपर्टी को? तो बिजनेस को स्वामी से पृथक माना जाता है। तो ये क्या है, एक सेपरेट एंटिटी के रूप में काम करती है। 35वां क्वेश्चन है साथियों, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इस नीति का कारण है? समानता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, या कोई नहीं? तो ये रूढ़िवादिता की परंपरा है क्या, कि भैया लाभ की आशा ना करें, सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। अगला क्वेश्चन है 36वां, यदि एक फर्म के अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है? लागत अवधारणा का, मुद्रा मापन अवधारणा का, पृथक अस्तित्व की अवधारणा का, या वसूली अवधारणा का? तो एक क्वेश्चन है, फिर एक बार पढ़ूंगा। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान ले तो एडवांस को आप अपनी आय नहीं मान सकते हैं, तो ये वसूली अवधारणा में आएगी, उल्लंघन माना जाएगा। सामान्यतः आगम का लेखा जो आपके व्यवसाय के अंदर आ रहा है उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है, वस्तु का आदेश प्राप्त हो जाता है, या वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, या उत्पादन पूर्ण हो जाता है। तो जब आप उसकी सुपुर्दगी यानी कि एडवांस में ले लेते हैं तभी आप जो है उसका लेखा कर देते हैं। 38वां क्वेश्चन है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार
निम्नलिखित में से किसका लेखा लेखा पुस्तकों में किया नहीं किया जाता है? मशीनरी की लागत का, श्रमिकों की कार्यकुशलता का, ट्रेडमार्क का या गुडविल का? तो भैया श्रमिकों की कार्यकुशलता को आप अकाउंटिंग में नहीं दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट से, आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, आपका एग्ज़ाम शुभ रहे। थैंक यू सो मच।